Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Umbal Nas. Today we are going to discuss on a topic childhood onset fluency disorder, जिसको हम stuttering भी कहते हैं या नॉर्मल जुबान में हम इसको stammering भी कहते हैं। स्टटरिंग बेसिकली वो स्पीच की टाइप है जिसमें डिसफ्लुएंट होना या फिर स्टैमर किस्म की स्पीच प्रोड्यूस करना एक सिम्टम हो सकता है। वो बच्चे जो कि बार बार वर्ड्स को या सिलेबल्स को रिपीट करते हैं उनको स्टटरिंग एक कंडीशन या एक डिसऑर्डर हो सकता है। दे मे ऑल्सो हैव एन अनइवन रेट ऑफ स्पीच। उनका जो स्पीच का रेट है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी वो हेजिटेंट होके बोलते हैं या फिर वो रुक रुक के बोलते हैं, विद ब्रेक्स विद पॉजेस बोल रहे होते हैं, तो वो स्टटरिंग आ जाती है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो जो प्री स्कूल एज चिल्ड्रन हैं उनमें से ये 5 to 10% बच्चों को होगा, अफेक्ट करता है, और बड़े लोगों को 1% अफेक्ट करता है, एडल्ट्स को। इट इज़ वेरी मच कॉमन इन किड्स बिटवीन द एज ऑफ 2 and 6 years एंड ऑफन गोज अवे ऑन इट्स ओन, खुद ही चला जाता है। स्टटरिंग इज अ कंडीशन, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एज के साथ या बच्चे को प्रैक्टिस करा के बेहतर हो सकती है ये कंडीशन, एंड इट मे कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। डिपेंड करता है, अगर बच्चे को जो है वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया या उसको सिखाया नहीं गया, उसके जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अक्सर पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, जब बच्चा तोतला बोल रहा है या फिर वो कुछ इस तरह का बोल रहा है कि बड़ा क्यूट लग रहा है, तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसकी वजह से बच्चा फिर वैसे ही बोलता है, लेकिन वो बाद में जाके उसके लिए प्रॉब्लम बनती है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को बताते नहीं है कि आप गलत वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, तो फिर आगे जाके उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला भी क्रिएट हो सकता है। बिकॉज जितने भी डिसऑर्डर हैं वो आपकी जो डिफरेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है, जिसमें पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल, इन तमाम को ये अफेक्ट करेगा। तो ये सारे एरियाज ऑफ फंक्शनिंग या इनमें से कोई एक भी अफेक्ट होगा, इट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग अ डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले क्या है, नॉर्मल फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होगा, और जो साउंड है या जो स्पीच है उसकी पैटर्न में प्रॉब्लम होगा, टाइम पैटर्न में प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, हेजिटेंट होगा वो बोलने में, या फिर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हाल्टिंग करेगा ड्यूरिंग द स्पीच, रुक रुक के बोलेगा, अड़ अड़ के बोलेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या हो जाती हैं, इसके सिम्टम में आती हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नंबर ए हमें ये बताता है। अब हम कुछ सिम्टम्स को देखते हैं, अगर इसमें एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम उस बच्चे को स्टैमरिंग या स्टटरिंग या चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर में हम डायग्नोसिस उसका दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज साउंड एंड सिलेबल रिपीटेशन। पहले तो या तो आवाज़ों को वो रिपीट करेगा या फिर वो सिलेबल्स को रिपीट करेगा। सेकंड है, साउंड को बहुत ही लंबा प्रोलॉन्ग करके पढ़ेगा, और इसमें कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं और वोवल्स भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ये नहीं कहते कि स्पेसिफिक वोवल्स को ही वो प्रोलॉन्ग करेगा या स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट को वो प्रोलॉन्ग करेगा, ऐसा नहीं है। फिर तीसरा जो इसका सिम्टम हो सकता है, या फिर ये एक भी सिम्टम है, ब्रोकन वर्ड्स होंगे, यानी वर्ड्स के दरमियान पॉजेस आ रहे होंगे। ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग, जैसे बोलते हुए अक्सर अगर आप इस तरह की वीडियोस देखें जिसमें बल्कि खुद ही इंसान के जहन में आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे एक थ्रॉट से भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी तरह से क्या होता है कि कुछ बच्चे जब भी वो वर्ड्स कहने वाले हों तो पहले उनके गले से आवाज़ आती है और बाद में वर्ड प्रोड्यूस होता है। कभी वो साइलेंट ब्लॉकिंग होती है और कभी कभी वो आवाज़ के साथ जो है वो बड़े प्रेशर के साथ वो वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्कमनिकेशन में क्या होता है कि वो वर्ड जो कि प्रॉब्लमैटिक हैं या वो वर्ड जिनको वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उनको वो कोई और वर्ड के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वो उस वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसका एक और सिम्टम ये आ सकता है कि वर्ड्स प्रोड्यूस विद एन एक्सेस ऑफ फिजिकल टेंशन, बहुत ही प्रेशर के साथ वो बच्चा बोलेगा। और एक और सिम्टम है मोनोसिलेबिक होल वर्ड रिपीटेशन, जैसे आई है तो अब आई एक मोनोसिलेबिक वर्ड है, उसको वो रिपीट करेगा। और अक्सर ऐसे भी होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको वो रिपीट करते हैं ताकि नेक्स्ट जो या वर्ड वो प्रॉपर प्रोनाउंस कर सके, या फिर जो है वो अपना सेंटेंस पूरा कह सके। तो जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहे होते हैं स्पीच में, वहां पे उनको प्रॉब्लम आएगा।
क्राइटेरिया बी हमें ये कहता है कि इसकी वजह से बच्चों के अंदर एंजाइटी होगी तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट सोशल कम्युनिकेशन या उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा। फिर वो सोशली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बड़ी पुअर होगी, उसकी जो ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस है वो बड़ी पुअर होगी। और ये तमाम चीज़ें या तो एक ही कोई सिम्टम हो रहा है यानी उसकी सोशल पार्टिसिपेशन अफेक्ट हो रही है, या फिर उसकी एकेडमिक लाइफ अफेक्ट हो रही है, या उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, या फिर ये सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकते हैं। सी क्राइटेरिया हमें ये बताता है कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में हम इसको डायग्नोज कर देते हैं। अगर तो ये बड़े बच्चों में या फिर बड़ों में हो रहा है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, एडल्ट ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, और इसके लिए हम सेपरेट कोड यूज करेंगे। डी क्राइटेरिया हमें ये बताता है कि किसी भी स्पीच मोटर या सेंसरी डेफिसिट के साथ हम इसको एसोसिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी किस्म की डिसफ्लुएंसी है और वो न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट के साथ है। न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट मीन्स कि किसी किस्म की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसे। अब अगर इस प्रॉब्लम के साथ है या फिर उसको किसी किस्म की सेंसरी डेफिसिट है तो हम कभी भी उसको जो है वो इस डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। इस डिसऑर्डर से मुराद चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, और ना ही हम किसी मेडिकल कंडीशन के साथ या मेंटल डिसऑर्डर के साथ इसको एसोसिएट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम इसको ड्यू टू मेडिकल कंडीशन या ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिम्टम्स। ओवर सिम्टम है और कोवर्ट सिम्टम है, यानी कुछ ढके छुपे इसके सिम्टम्स हैं और कुछ बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। अब ओवर सिम्टम्स की बात करें तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, साउंड्स को प्रोलॉन्ग करेगा और ब्लॉकिंग करेगा जब भी वो बोल रहा है। वो साइलेंट ब्लॉकिंग भी हो सकती है, वो ऑडिबल ब्लॉकिंग भी हो सकती है। फिर है कोवर्ट सिम्टम्स। कोवर्ट सिम्टम्स जो है जो कवर्ड सिम्टम्स होंगे, जैसे वर्ड्स को ओमिट करना, वर्ड्स को सब्सटीट्यूट कर देना या सर्कमलोकेशन एक इसका जो है वो सिम्टम हो सकता है। टाइप्स की बात करते हैं तो एक तो डेवलपमेंटल स्टटरिंग है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है और ज़्यादातर जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर ये प्रिवेल कर रही होती है कंडीशन, क्योंकि बच्चे उस वक्त स्पीच स्किल्स सीख रहे होते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उनकी स्टटरिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है, तो उसको हम डेवलपमेंटल स्टटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूरोजेनिक स्टटरिंग। न्यूरोजेनिक स्टटरिंग जो है वो ब्रेन इंजरी के साथ एसोसिएटेड है, हेड ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड है और स्ट्रोक के साथ, यानी एक मेडिकल कंडीशन के साथ जो है वो ये एसोसिएटेड है, या जिसमें आप ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, न्यूरॉन्स अफेक्ट हैं, ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज है या फिर किसी किस्म का कोई ट्रॉमा है या स्ट्रोक जैसी कंडीशन है, बिकॉज दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो ये हमारे पास वो टाइप होगी, यानी ड्यू टू एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर तो स्टटरिंग हो रही है तो हम उसको न्यूरोजेनिक स्टटरिंग कहेंगे। और नॉर्मली इसमें क्या होता है, क्योंकि ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो वो फिर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से उसकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और स्पीच जो है वो एप्रोप्रिएट प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कॉजेज की बात करते हैं, ब्रेन इंजरी एक कॉज हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो कि एक बहुत ही कॉमन कॉज है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है अगर यह इलनेस है कोई भी तो लाजमी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं स्ट्रक्चरल और कनेक्टिविटी डिफरेंसेस हैं ब्रेन के अंदर, तो वो भी एक कंडीशन है या वो भी एक कॉजल फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा स्टटरिंग को। स्पीच मोटर कंट्रोल भी एक जो है वो कॉज हो सकता है, यानी वो बच्चा जिसको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है उसकी कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो है वो ठीक तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसकी जो स्पीच मोटर स्किल है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होगी। अब हम इसके अफेक्ट्स की बात करते हैं, तो अफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक तरीके से अफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नेगेटिवली अफेक्ट होगी और इनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। सबसे बड़ी बात कि इनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है और जो इवन के एकेडमिक इनकी अचीवमेंट है वो अफेक्ट होगी। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली उनको जो है वो जाहिर सी बात है स्पीच थेरेपिस्ट के पास अगर सेशन के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। लिमिटेड पार्टिसिपेशन होगी, बच्चों को एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम होंगे, लो सेल्फ इस्टीम होगी, स्कूल परफॉर्मेंस उनकी ख़राब होगी और उनको डिफरेंट तरह के सोशल प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो सेंसरी डेफिसिट है, नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसी है, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स हैं, एडल्ट ऑनसेट डिसफ्लुएंसी है और टॉरेट्स डिसऑर्डर है। इनसे इनको बिल्कुल डिफरेंशिएट करना चाहिए, बिकॉज सेंसरी डेफिसिट जैसे क्लेफ्ट पैलेट हो गया,
वो एक कंडीशन है, उसको और स्टटरिंग को बिल्कुल सेपरेट रखना है, डिफरेंशिएट करना है डायग्नोसिस करते हुए। नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसी जो है वो किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है जिसमें बच्चा जो है वो फ्लो के साथ नहीं बोल रहा। हम यहाँ पे ऑडिबल या जो है वो साइलेंट ब्लॉकिंग की बात नहीं करें, हम सर्कमलोकेशन की बात नहीं करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चा फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा। क्योंकि स्टटरिंग में क्या होता है कि या तो बच्चा जो है वो बोल तो पा रहा है लेकिन ब्रेक्स के साथ, या फिर जो है वो पॉजेस के साथ बोल रहा है, या फिर वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल जो है वो हम सेपरेट करेंगे स्टटरिंग डिसऑर्डर से, क्योंकि अगर मेडिकेशन की वजह से है तो हम कहेंगे कि स्टटरिंग ड्यू टू मेडिकेशन अफेक्ट, ठीक है, या फिर मेडिकेशन इंड्यूस्ड स्टटरिंग हम कह सकते हैं इसको। तो डायग्नोसिस एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके की तरफ या डिफरेंट एंगल की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात करती हूँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि हमने उस बच्चे का, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। क्योंकि अगर नॉर्मली हम देखें तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकल थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें कॉज को देखना बहुत ज़रूरी है। एक मेडिकल कंडीशन है, उसको कॉज करना, उस कॉज को ट्रीट करने के लिए हमें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की, डॉक्टर की ज़रूरत होगी जो कि उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सके। अगर एक बच्चा है उसको नॉर्मल डिसफ्लुएंसी का प्रॉब्लम है तो उसकी थेरेपीज कुछ और होंगी, लेकिन अगर सेंसरी डेफिसिट के साथ है तो ऑब्वियसली उस बच्चे को भी फॉर अ साइकोलॉजिस्ट, फॉर अ स्पीच थेरेपिस्ट, फॉर एन ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो इनके लिए अकेले अकेले करना जो है वो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, तो उनको एक डॉक्टर की भी ज़रूरत होगी। टॉरेट्स डिसऑर्डर है, उसको हम बिल्कुल आगे डिस्कस करेंगे टिक डिसऑर्डर में, तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि टॉरेट्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें डिफरेंट तरह की वोकल टिक्स आती हैं। उसको हम इंशाल्लाह फर्दर जो हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो सीबीटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पीच थेरेपी और एसएसआरआईज के थ्रू जो है वो इन बच्चों को ट्रीट किया जाता है। इस पे हम डिटेल वीडियोस बनाते जाएंगे जब हम डिफरेंट थेरेपीज को डिस्कस करेंगे, तो वो इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि सीबीटी जो है वो यूज़ की जाती है स्टटरिंग को ट्रीट करने के लिए। सीबीटी बेसिकली हर तरह के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। जाहिर सी बात है कि एक बच्चा जो स्टटरिंग का है उसकी सोशल कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रही है, तो वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ अ थेरेपी। फिर स्पीच थेरेपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। स्टटरिंग के लिए तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वही बच्चा किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को फेस कर रहा है, या फिर वो उसको ऑटिज्म है, या फिर कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कुछ भी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कुछ भी, तो फिर हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें हम उसकी साइको सोशल ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, और साथ साथ जो है वो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी अपना रोल प्ले कर सकता है। और मेडिकेशन डिफरेंट तरह की, जिस तरह हमने एसएसआरआई की बात की, तो ये भी बहुत ही एक सिग्निफिकेंट किस्म का रोल प्ले करती हैं। अब हम कोपिंग की बात करते हैं। अगर एक बच्चा स्टटरिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस बच्चे को हेल्प आउट कर सकती हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, आपने क्रिटिसिज्म नहीं करना और उसकी करेक्शंस जो है वो करनी है। Even reminding a child or yourself to slow down whenever stuttering begins can focus negative attention on the behavior. It can lead to self-consciousness that can make stuttering worse. कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिटिसाइज करना इज गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर देना बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगा और उसकी सेल्फ स्टीम और कम होती जाएगी और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। फिर वो बोलना छोड़ देगा, वो सोशल गैदरिंग में जाना छोड़ देगा, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा स्टटर करता है, जैसे अब छोटे बच्चे हैं वो तो हमें बड़े क्यूट लग रहे होते हैं क्योंकि वो उस तरह से बोल रही हैं, वो ठीक तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे या कुछ भी। लेकिन जब बच्चा एक स्पेसिफिक एज पे पहुंचता है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि लैंग्वेज की डिफरेंट स्टेजेस हैं, जब वो बच्चा एक प्रॉपर स्टेज पे पहुंच जाता है और उस स्टेज के अकॉर्डिंग उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुई, तो इट मीन्स कि वो बच्चा एक प्रॉब्लम का शिकार है। अब उसके जो एक तरफ से पीयर प्रेशर है वो भी उसके ऊपर रहेगा कि मेरे साथ के एज फेलोज वो तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, उसका मजाक भी उड़ाया जाएगा, तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स का
शिकार हो जाएगा। तो क्रिटिसिज्म करना या बहुत ज़्यादा करेक्शन करना वाइल यू आर सिटिंग इन अ गैदरिंग, आप बच्चे को बार बार कहो नहीं ऐसे करते, तो उसके अंदर सोशल एंजाइटी जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बी एक्सेप्टिंग एंड सपोर्टिव, क्योंकि आपने बच्चे को जिस तरह से भी है, अगर वो स्टटर भी कर रहा है तो उसको उसके पॉजिटिव होने के ऊपर आपने फोकस कराना है और उसको ये चीज़ सिखानी है कि अगर तो आपके साथ ये प्रॉब्लम है, जस्ट एक्सेप्ट इट कि ये प्रॉब्लम है, और उसकी जो सोशल एंजाइटी है उसको ओवरकम करने में उस बच्चे को आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है। आपने कभी भी नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना, बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना, बिकॉज वो उसके हाथ में नहीं है। अगर वो स्टटरिंग कर रहा है तो वो उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इट माइट बी ड्यू टू नंबर ऑफ काजेस जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्रिएट अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। उस बच्चे के लिए बिल्कुल ही जो है वो रिलैक्स किस्म का एनवायरनमेंट रखें, क्योंकि आपने सुना होगा कि बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है, और जो फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, फर्स्ट 10-12 ईयर्स ऑफ लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हमारी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, मॉरल डेवलपमेंट भी होती है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा सीख रहा होता है, और जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसी से ही उसको एक्सपोजर या एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट इज फाइंड सपोर्ट। अब सपोर्ट किस तरह की हो सकती है, सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करके बच्चे को जो है वो आप इस तरह की कम्युनिटी में रखें जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की हैं जो कि स्टटर करते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, बट वो अच्छी जगह पे एक अच्छी पोजीशन पे लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो है वो किसी अच्छी मकाम पे हैं, तो वो बच्चे के लिए बड़ा मोटिवेटिंग होगा। या फिर किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स इनके लिए प्रोवाइड कर सकें, इनको मोटिवेट कर सकें, इनको रिहेबिलिटेट कर सकें, उनका हिस्सा अपने बच्चों को बनाएं। या फिर अगर एडल्ट है और उसको भी ये प्रॉब्लम है, तो एडल्ट भी एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। लास्ट स्ट्रेटजी जो डिस्कस करूंगी वो है डिस्ट्रैक्शन को आप मिनिमाइज करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर टाइम रखें और उसको उसमें सिखाएं। इसमें आप किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन ना दें, बच्चे को सुने और उसको टाइम दे रहे। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसको कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होगी, और जब वो अपनी कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए बहुत ही बेहतर होगा। उसकी प्रैक्टिस होगी, और जैसे ही प्रैक्टिस जो है वो आपको बेहतर बनाती है, तो वो बच्चा अपनी गलतियों से काफ़ी हद तक सीखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।